नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 12th के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेके आए हैं और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है इकोसिस्टम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि इकोसिस्टम जो है इसको क्या कहा जाता है। तो ग्रुप ऑफ एनिमल्स ओनली बिल्कुल गलत है और फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर बिल्कुल सही है। तो इकोसिस्टम क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होती है नेचर की। ठीक है। अब एक बात और याद रखिएगा, इसमें क्या होता है इकोसिस्टम में कि जो लिविंग कंपोनेंट्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं और जो एबायोटिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब बायोटिक एलिमेंट जो होंगे बायोटिक एलिमेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इकोसिस्टम जो टर्म था ये किसने दिया था, टांसले ने दिया था। ये भी कई बार पूछ लिया था कि इको इको सिस्टम जो टर्म है ये किसने दिया था, टांसले ने दिया था 1935 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कई बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ इज। तो अर्थ पे जो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है वो क्या कहलाता है। फॉरेस्ट नहीं है, ओशन नहीं, बायोस्फीयर है। ठीक है, तो ओशन मत सोच लीजिएगा, बायोस्फीयर जो होता है इसमें सारे इकोसिस्टम्स आ जाते हैं, इसीलिए इसको सबसे बड़ा इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है। वैसे अगर मान लीजिए बायोस्फीयर ना होता तो ओशन सही हो जाता। विच इज अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो पूछा गया है। अच्छा, एक चीज आपको पूरी हायरार्की बता देते हैं क्योंकि हायरार्की कई बार पूछी जाती है। तो सबसे छोटा जो होता है वो ऑर्गेनिज्म होता है। ऑर्गेनिज्म की कॉम्बिनेशन से पॉपुलेशन बनेगी, पॉपुलेशन के कॉम्बिनेशन से कम्युनिटी बनती है। ठीक है, कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी के कॉम्बिनेशन से इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, इकोसिस्टम के कॉम्बिनेशन से बायोम बनेगा और बायोम कई सारे मिलेंगे तो क्या बनाएगा, बायोस्फेयर बनाएगा। ठीक है। तो सबसे छोटा क्या हुआ, सबसे छोटा हुआ इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म, और इकोसिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट क्या हो गया, बायोस्फेयर। मतलब बायोस्फेयर जो है वो सबसे ऊपर आता है हायरार्की में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पूछा गया था, इनमें से कौन सा है। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है लैंड का इकोसिस्टम। ठीक है, तो लैंड बेस्ड इकोसिस्टम इनमें से कौन सा होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो फॉरेस्ट है, ठीक है, ये लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है। बाकी पॉन्ड हो गया, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। लेक भी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। एस्चुरी भी एक तरीके का ही मतलब हाइड्रोलॉजिकल इकोसिस्टम में ही आएगा, टेरेस्ट्रियल में ये नहीं आएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो जो बाकी एक्वाटिक थे ऊपर, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम इनमें से कौन सा होगा। डेजर्ट टेरेस्ट्रियल है, ग्रासलैंड भी टेरेस्ट्रियल है, पॉन्ड जो है ये एक्वाटिक है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और आपसे पूछी ऐसे, मरीन इकोसिस्टम अगर पूछा जाए कि इनमें से मरीन इकोसिस्टम कौन सा है, मरीन में आपका आता है ओशन। ठीक है। और एक अलग तरीके का ही इकोसिस्टम इसमें मिलता है, मतलब एक्वाटिक में ही आप एक और देखेंगे, एस्चुरीन होगा या एस्चुरी होगा। ठीक है। तो एस्चुरीज जो होते हैं ये भी एक तरीके के इकोसिस्टम होते हैं। और फ्रेश वाटर में पॉन्ड, लेक, रिवर आ जाएंगे। तीन तरीके के एक्वाटिक इकोसिस्टम देखे आपने। मैन मेड इकोसिस्टम, तो ऐसा इकोसिस्टम जिसको मैन ने क्रिएट किया, ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किया। रिवर नहीं है, फॉरेस्ट भी नहीं है, एक्वारियम होता है। तो एक्वारियम में आपको पता होगा मछली हो गए, ठीक है, और कछुए हो गए, इन सबको रखा जाता है। तो ये एक तरीके का कैसा इकोसिस्टम है, ह्यूमन बींग बना रहे हैं ना, तो ये मैन मेड इकोसिस्टम में आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन सा होगा, प्रोड्यूसर जो है जैसे प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स लिविंग है। कंज्यूमर भी जो उसको खाते हैं वो भी लिविंग है। डिकम्पोजर्स भी लिविंग होते हैं। लेकिन एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं ये नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। नॉन लिविंग में अगर आप देखेंगे वाटर आ जाएगा, एयर आ जाएगा, सॉइल आ जाएगा, मिनरल्स, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सारा का सारा क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट में आएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर। तो इकोसिस्टम का लिविंग कंपोनेंट इसमें कौन सा होता है, तो लिविंग कंपोनेंट को बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। इसमें मेनली तीन चीजें आएंगी। पहला प्रोड्यूसर आएगा, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले प्रोड्यूसर आ जाता है। फिर आप देखेंगे तो कंज्यूमर आएगा, और इसके बाद देखेंगे तो डिकम्पोजर आ जाएगा। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, ये तीनों तीनों क्या होते हैं, तीनों जो हैं ये लिविंग कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड। देखिए, वर्टिकल अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है स्पीशीज का तो इसको क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसको स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स को वर्टिकल लेयर्स में जब अरेंज कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है।
आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम ट्री ऑक्यूपाई, देखिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो ट्री है वो सबसे ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा। ट्री जो है वो सबसे टॉप पे आपको दिखाई पड़ता है, तो टॉप लेयर जो होती है वो ट्री है। इसके बाद आप देखेंगे तो इसके नीचे, ट्री के नीचे कौन दिखाई पड़ेगा आपको? श्रब्स दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। श्रब्स के नीचे आपको हर्ब्स दिखाई पड़ेंगे, घास फूस। और उसके नीचे भी अगर आप देखेंगे तो मॉसेस दिखाई पड़ते हैं। हालांकि मॉसेस हर जगह नहीं पाए जाते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो सबसे नीचे है वो कौन सा आएगा, मॉसेस आएगा अगर दिया हुआ है तो। विच इज नॉट अ फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम का इनमें फंक्शनल कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो प्रोडक्टिविटी है, एनर्जी फ्लो भी है, डिकम्पोजिशन भी है, टैक्सोनॉमी जो है ये कोई फंक्शनल कंपोनेंट इसका नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी होती है, डिकम्पोजिशन होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल भी होती है, ठीक है। तो एक और होता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, आपको पता होगा न्यूट्रिएंट साइकिल्स होती हैं, तो ये भी इसी में आएगी। और साथ ही साथ जो एनर्जी फ्लो होता है वो भी एक फंक्शनल कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। टैक्सोनॉमी जो है वो साइंस होती है क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन जो होता है उसकी साइंस है, ये इसमें नहीं आएगा। प्रोड्यूसर इन अ पॉन्ड सिस्टम आर, तो पॉन्ड सिस्टम में अगर आप देखेंगे जो प्रोड्यूसर होता है उसके बारे में पूछा गया है, कौन सी बात यहाँ पर सही है? तो पॉन्ड सिस्टम में प्रोड्यूसर कौन होगा? तो पॉन्ड इकोसिस्टम में आपसे पूछा गया था प्रोड्यूसर कौन है, तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन को ऐसे समझ लीजिए कि जो पॉन्ड के प्लांट्स होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। तो ये जो है ये प्रोड्यूसर होंगे क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होगा। अब क्लोरोफिल होगा तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे, और फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे तो ये फूड को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो जो अपने आप से फूड को प्रिपेयर कर लेता है वही प्रोड्यूसर, और उन्हीं को एक तरीके से ऑटोट्रॉफ भी कहा जाता है, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये फॉलो करते हैं। 12th में कह रहा है द कंज्यूमर इन पॉन्ड इकोसिस्टम आर, तो इनमें से कौन कंज्यूमर होगा पॉन्ड इकोसिस्टम में? तो जू प्लैंक्टन जो होते हैं कंज्यूमर्स होते हैं, क्योंकि जू प्लैंक्टन क्या है, ये फाइटो प्लैंक्टन्स को खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, कंज्यूमर हो जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर मेनली ये सब हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, इसमें जू प्लैंक्टन जो होगा वो कंज्यूमर होगा। तो अगर इसका पूरा फूड चेन देखी जाए पॉन्ड इकोसिस्टम की, तो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन आता है, इसके बाद जू प्लैंक्टन आता है। जू प्लैंक्टन को कौन खाते हैं? स्मॉल फिश खाती हैं, और स्मॉल फिश को कौन खाएगा? लार्ज फिशेस खाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो लार्ज फिशेस है ये टर्शरी कंज्यूमर हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर कई बार आपसे पूछ लेते हैं जू प्लैंक्टन के कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो जू प्लैंक्टन के आप मेनली 3 या 2 एग्जाम्पल समझ सकते हैं। डेफनिया याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए डेफनिया क्या होता है तो एक तरीके का जू प्लैंक्टन है। और साइक्लॉप्स, साइक्लॉप्स जो होता है CYCLOPS, ये दोनों के दोनों जू प्लैंक्टन्स हैं। आगे बढ़ते हैं, द डीकम्पोजर्स इन पॉन्ड इकोसिस्टम आर मेनली, अब जो डीकम्पोजर्स होते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम में वो इनमें से कौन होते हैं? फिश डीकम्पोजर नहीं है, बर्ड्स भी नहीं है, बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर मान लीजिए डीकम्पोजर्स नहीं होते, डीकम्पोजर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में पहली बात हेल्प करते हैं, इसके बाद ह्यूमस के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो पहला हो गया न्यूट्रिएंट साइकिल, दूसरा हो गया ह्यूमस के फॉर्मेशन में, और तीसरा मिनरलाइजेशन, मिनरल फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। मिनरलाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। और अगर मान लीजिए ये एब्सेंट होते, डिकम्पोजर्स ना होते, तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर जाता, और एक्यूमुलेट कर जाता तो फिर जो पानी होता बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता। प्रोडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड एज, तो प्रोडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, मेनली आपसे ये चीज़ पूछी गई है। तो प्रोडक्टिविटी की यूनिट होती है ग्राम पर मीटर स्क्वायर ईयर की पावर -1, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा सकता है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर डैश ईयर, ठीक है। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर एनर्जी की बेसिस में पूछें कि एनर्जी बेसिस में इसकी यूनिट क्या होती है, क्योंकि कई बार एनर्जी बेसिस में बोल दिया जाता है, तो किलो कैलोरी लिख दीजिएगा, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर डैश ईयर, तो ये हो जाएगी एनर्जी के बेसिस पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है बताना है आपको। एनिमल ग्रोथ बिल्कुल नहीं होता, बायोमास प्रोडक्शन होता है प्लांट्स के द्वारा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीन्स, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो टोटल फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन यही होता है बिल्कुल,
ठीक है। तो टोटल जो फोटोसिंथेसिस से प्रोडक्शन हो रहा है बायोमास का, उसी को हम लोग एक तरीके से मतलब ऑर्गेनिक मैटर का जो प्रोडक्शन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। तो मेनली रिप्रेजेंट क्या करता है, टोटल जो फोटोसिंथेसिस हुआ, ठीक है, उसको ग्रॉस रिप्रेजेंट करता है। अगर नेट पूछा जाता तो नेट के लिए क्या करते, ग्रॉस में से रेस्पिरेशन की वजह से जो लॉस हो गया था उसको माइनस कर देते। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखिए पूछ ही ली गई है, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन हो जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। अब यही जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है यही हर्बीवोर्स को प्रेजेंट होती है, जो हायर ट्रॉफिक लेवल्स पे होते हैं उनको यही प्रोडक्टिविटी प्रेजेंट होती है उन तक, मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रेजेंट मतलब किसके पास पहुंचेगी, हर्बीवोर जो घास खा रहे हैं उनके पास में। द बायोमास अवेलेबल टू हर्बीवोर्स, तो ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हर्बीवोर्स के पास जब तक पहुंचता है बायोमास तब तक उसमें से रेस्पिरेशन रेट जो होता है वो खत्म हो चुका होता है। तो जीपीपी नहीं पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पहुंचती है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू प्रोडक्टिविटी ऑफ, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, तो जो कंज्यूमर्स की प्रोडक्टिविटी होती है उसको हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर्स की हुई और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या किसकी होती है, कंज्यूमर्स की होती है। ठीक है। तो कंज्यूमर्स कितने किस रेट से जो फूड वो लोग इंजेस्ट करते हैं उसको अपने बायोमास में कन्वर्ट कर देंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। ठीक है। ये केवल एनिमल में ही आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, एनुअल एनपीपी ऑफ बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली, तो बायोस्फीयर का नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन होती है, तो ये बात याद रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। ये ड्राई केस में है, ड्राई ऑर्गेनिक प्रोडक्टिविटी है। ठीक है। ऑर्गेनिक एनपीपी है ड्राई केस में। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाफ जो 50% इसमें होता है ये ओशन में प्रोड्यूस होता है और 50% जो है ये टेरेस्ट्रियल है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन इज, तो डिकम्पोजिशन में जो रॉ मटेरियल होता है वो डेट्रीटस होता है, तो ये बात याद रखिएगा कि डेट्रीटस जो होता है ये सबके सब डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल जितने भी होते हैं वो डेट्रीटस में ही आता है। जैसे ड्राई लीव्स हो गया, डेड एनिमल्स हो गए, ठीक है, फॉलन ब्रांचेस हो गई, एनिमल एक्सक्रीटा हो गया, तो ये सब आपका डिकम्पोजिशन के रॉ मटेरियल में ही आ जाएगा। 22 कह रहा है डेट्रीटस इंक्लूड्स, डेट्रीटस में क्या इंक्लूड होगा, लीफ, डेड एनिमल्स, फीकल मैटर सब कुछ होगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सभी कुछ इसमें डेट्रीटस में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। अर्थवॉर्म इज अ डैश, अब अर्थवॉर्म में से कौन सा है बताना है आपको, प्रोड्यूसर नहीं है, कार्निवोर भी नहीं है, डेट्रीवोर है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, डेट्रीवोर के कुछ एग्जाम्पल भी आप लोग याद रखिएगा, जैसे मिलीपीड्स होता है, मिलीपीड्स ये भी एक तरीके का डेट्रीवोर ही होता है। टर्माइट्स जो होते हैं, ठीक है, दीमक जिसको कहते हैं, टर्माइट्स टाइप के, तो ये भी डेट्रीवोर होते हैं। इसके बाद जो बीटल्स होते हैं, आपने देखा होगा बीटल जो होते हैं ये भी क्या है, डेट्रीवोरस होते हैं, मतलब ये एक तरीके से डिकम्पोजर या डेट्रीवोर की तरह काम करते हैं, अर्थवॉर्म की तरह। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 24। ब्रेकिंग डेट्रीटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स इज, तो देखिए डेट्रीटस को ब्रेक करना, डेट्रीटस जो चीजें हैं उनको ब्रेक करना छोटे छोटे पार्टिकल में, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है पूछा गया है, तो इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर पूरा अगर आपसे सीक्वेंस पूछा जाए डिकम्पोजिशन का सीक्वेंस क्या होता है, तो डिकम्पोजिशन का सीक्वेंस कई बार पूछा जाता है, तो सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन आएगा। फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ, जो डेट्रीटस चीजें थी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई। उसके बाद लीचिंग होती है। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं, उसके बाद आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में एक एक करके आपको सब मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे तो कैटाबॉलिज्म मिलेगा, कैटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म के बाद ह्यूमस बनेगा, तो ह्यूमिफिकेशन कहेंगे उसको, ह्यूमिफिकेशन होता है। और लास्ट में होता है मिनरल्स बनते हैं, तो मिनरलाइजेशन होता है, मिनरलाइजेशन होता है। ठीक है। तो ये स्टेप्स होते हैं, बात आप लोग याद रखिएगा। 25 कह रहा है मूवमेंट ऑफ वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स डाउनवर्ड इज, तो देखिए जो वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स थे जब वो नीचे आ रहे थे तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो सेकंड प्रोसेस है इसकी बात हो रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको लीचिंग कहते हैं। कहाँ चला गया क्वेश्चन, ये रहा। इसको क्या कहा जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसको लीचिंग कहा जाएगा। ठीक है। ये मेनली रेनफॉल के टाइम पे होता है, जब बारिश वारिश होती है तब लीचिंग का प्रोसेस जो होता है वो तेजी से होने लग जाता है।
ठीक है, ये मेनली मिनरल्स को सॉइल में बहुत डीप पहुंचा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये एक्सेसिव अमाउंट में होगा तो इससे जो फर्टिलिटी होती है वो सॉइल की रिड्यूस हो सकती है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ डेट्रीटस। अब देखिए डेट्रीटस, जो डेट्रीटस चीजें थी उनका एंजाइम्स की वजह से डिग्रेडेशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, इसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है। ये मेनली कैटाबॉलिज्म जो है ये बैक्टीरिया और फंगाई इसको कैरी आउट करते हैं, और इसमें कुछ शुगर्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, मिनरल्स होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले उस पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज कॉल्ड, तो अभी हमने आपको बताया था इसको ह्यूमिफिकेशन कहा जाएगा। तो अब आप समझ पा रहे होंगे एक एक स्टेप को हम लोग ने लिया है और उसके बाद आपको इसी तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ह्यूमस की कुछ प्रॉपर्टीज याद रखिएगा कि ये डार्क कलर का होता है, डार्क कलर्ड होता है ये, ठीक है। एमॉर्फस होता है, ठीक है, एमॉर्फस मतलब पाउडर की तरह आपको देखने को मिलेगा, एमॉर्फस होता है। न्यूट्रिएंट रिच होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो न्यूट्रिएंट रिच होता है ये जो ह्यूमस होता है, ठीक है। ये सॉइल की फर्टिलिटी को इसीलिए इंक्रीज करता है, और साथ ही साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है ह्यूमस से रिलेटेड, कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। मतलब वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी को ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, कौन, ह्यूमस, ठीक है। और दूसरी बात, एक और बात याद रख सकते हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करता है। आपसे पूछा आता है कि ह्यूमस इनमें से क्या नहीं करता, तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएगा, ठीक है, इसके बाद वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगा, ये सारी चीजें करता है ह्यूमस। ह्यूमस इज, अब ह्यूमस इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। इजिली डिकम्पोज नहीं होता है, रेजिस्टेंट टू डिकम्पोजिशन, ये डिकम्पोजिशन को रेजिस्ट करता है, ठीक है। बहुत धीरे धीरे रेजिस्ट का हो, मतलब बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज होगा, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये होते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन को इम्प्रूव कर, मतलब सॉइल इरोजन नहीं होने देगा, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा, ऑर्गेनिक कार्बन को इंक्रीज करेगा, तो मतलब बहुत सारे फायदे आपको ह्यूमस के देखने को मिलते हैं। रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस इज, अब देखिए इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है वो ह्यूमस से रिलीज हो रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं मिनरलाइजेशन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और कौन कौन से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है, नाइट्रेट्स की बात हो रही है, ठीक है, फॉस्फेट्स की बात हो रही है, फॉस्फेट्स की, तो ये हो जाएगा, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, मिनरलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। फिर बाद में इसको प्लांट क्या कर लेते हैं, इन्हीं नाइट्रेट्स को, इन्हीं फॉस्फेट्स को प्लांट क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो याद रखिएगा ह्यूमस ने क्या किया, ह्यूमस ने कई सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को रिलीज किया, और ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट क्या थे, नाइट्रेट और फॉस्फेट थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, डिकम्पोजिशन इज फास्टेस्ट इन, अब डिकम्पोजिशन जो होगा वो फास्टेस्ट कब होगा, बहुत तेजी से कब होगा। तो देखिए कोल्ड ड्राई क्लाइमेट अगर है तो वहां पे डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता, मतलब बहुत स्लो होगा। लेकिन अगर वार्म क्लाइमेट है, गर्म है, और साथ ही साथ वॉइस्ट मॉइस्ट भी है, इसका मतलब यहाँ पर वाटर का कंसेंट्रेशन भी प्रेजेंट है एयर में, तो इस कंडीशन में ये जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है बहुत तेजी से बढ़ जाता है, तो डिकम्पोजिशन बहुत तेज होने लग जाता है। इसीलिए आप अगर देखेंगे ट्रॉपिकल एरियाज में डिकम्पोजिशन का रेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और डेजर्ट और पोलर रीजन्स में आप देखेंगे तो डेजर्ट वाले रीजन में भी डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता अच्छे से। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट इकोसिस्टम, तो ज्यादातर जो इकोसिस्टम्स है उनके लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये सन है, और कुछ नहीं है, क्या है, सन है, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी पूछा जाए और ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी पूछा जाए तो उसमें सन ही आएगा। लेकिन अगर आप डीप सी में देखेंगे, डीप सी में, तो वहां पर भी आपको, वहां पर लाइट नहीं जा पाती है, ठीक है। तो डीप सी का जो हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम होता है, डीप सी हाइड्रो थर्मल इकोसिस्टम होता है, वहां पे सनलाइट जो होती है वो नहीं पहुंच पाती है, तो वो एक एक्सेप्शन है। वहां पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, वो सन नहीं है, ठीक है। वहां पर केमिकल्स होते हैं, चलिए आप बताइएगा वहां पर जो है वो कौन से केमिकल्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में लिख के। एक्सेप्शन टू सोलर एनर्जी डिपेंडेंस इज, तो सोलर एनर्जी डिपेंडेंस का एक्सेप्शन क्या है, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम है, ठीक है।
तो यहाँ तक जो सनलाइट होती है वो रीच नहीं कर पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप प्राइमरी प्रोड्यूसर्स देखेंगे उनको कहते हैं केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो केमिकल से प्रोड्यूस हुए हैं, वो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। PAR स्टैंड्स फॉर, तो PAR का मतलब क्या होता है? PAR का मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो इसी को क्या कहते हैं? PAR कहते हैं। और मेनली ऐसी सन की लाइट होती है, सन की लाइट है इस तरीके की जिसकी वेवलेंथ जो होगी, ऐसी सनलाइट जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। ये जो सनलाइट है इसी को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहा जाता है। और यही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन फोटोसिंथेसिस में काम आती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा सनलाइट में यूवी रेज भी आती हैं, इंफ्रारेड भी आती हैं, वो फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली यूज नहीं होती है, ये वाली यूज होगी, ये विजिबल लाइट होगी। PAR कंस्टिट्यूट्स अबाउट, तो PAR जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है पूछा गया आपसे। 10% ऑफ सोलर रेडिएशन नहीं, ये लेस देन 50%, मतलब 50% से भी कम होता है ये। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है एनसीईआरटी में, अप्रोक्सीमेट 50 होता है या 50 से कम। तो आपको मेनली एग्जैक्ट पे नहीं जाना है, आपको ये समझना है कि 50% से भी कम सोलर रेडिएशन जो होता है उसी को फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहेंगे। ठीक है, मतलब ये 50% से कम होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है प्लांट्स कैप्चर ओनली, तो प्लांट्स जो है देखिए 50% को केवल वो यूज कर सकता था, 50% सनलाइट उसके काम की थी, और उस 50% में भी वो कितना यूज करता है, कितना कैप्चर कर पाता है, तो ये 2 से 10% PAR को कैप्चर कर पाता है। तो सोचिए कितनी कम लाइट जो है वो कैप्चर हो पा रही है, क्योंकि बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं रिफ्लेक्शन की वजह से, रेस्पिरेशन की वजह से, हीट लॉस की वजह से, उनकी वजह से हीट मतलब जो सनलाइट होती है वो लॉस हो जाती है। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज, इकोसिस्टम में जब भी आप एनर्जी फ्लो देखेंगे तो वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। ठीक है, क्यों यूनिडायरेक्शनल होगा? क्योंकि प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि कंज्यूमर सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर जो है सेकेंडरी कंज्यूमर को एनर्जी दे, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी एनर्जी कंज्यूमर, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये कभी वापस नहीं आ सकती एनर्जी, इस वजह से ये यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक, द ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम, तो ग्रेजिंग फूड चेन है, घास वाली फूड चेन है, कहाँ से स्टार्ट होगी? प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी, सिंपल सी बात है। और प्रोड्यूसर इसमें क्या हो जाएगा? ग्रास हो जाएगा। जैसे ग्रास है, ग्रास को कौन पी खा रहा है? तो डियर, और डियर को कौन खा रहा है? टाइगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। द डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम, अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया कि जो डेट्रिटस फूड चेन है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ग्रीन प्लांट से, हर्बीवोर से नहीं स्टार्ट होती है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है, जैसे डेड लीव्स हो गए। अब ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है, इसको मेनली कौन खाएगा? अर्थवॉर्म खाएगा। अब अर्थवॉर्म को कौन खाएगा? बर्ड खा लेगी। ठीक है, ये बर्ड खा लेगी, तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, और बर्ड हो गई क्या? सेकेंडरी कंज्यूमर हो गई। ठीक है, बर्ड को भी मान लीजिए कोई खा जाए तो वो टर्शरी कंज्यूमर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेप्रोट्रॉफ आर मेनली, जो सेप्रोट्रॉफ होते हैं उनके बारे में पूछा गया है, कौन सी बात यहाँ पर सही है? तो क्या सेप्रोट्रॉफ बर्ड होते हैं? नहीं, मैमल्स भी नहीं होते हैं, बैक्टीरिया और फंगाई को ही सेप्रोट्रॉफ कहा जाएगा। ठीक है, अब मेनली ये क्या करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ये मेनली करते क्या है कि ये जो बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं ये एंजाइम्स को सिक्रीट कर देते हैं, एंजाइम्स बना देते हैं किस पे? डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, और फिर उसको धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे ये फीड करते हैं। मतलब मेजर डिकम्पोजर जो है बैक्टीरिया और फंगाई ही होते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल मेंटेन करेंगे, एक्यूमुलेशन ना हो पाए डेड ऑर्गेनिक मैटर का उसको ये प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, तो ये पूरी कहानी सेप्रोट्रॉफ की है। द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ, तो पहला ट्रॉफिक लेवल जो होगा वो किसका होगा? हर्बीवोर का नहीं हो सकता, कार्नी प्रोड्यूसर का होगा। ठीक है, प्रोड्यूसर में ग्रीन प्लांट भी आ सकते हैं, प्रोड्यूसर में आपका एल्गी भी आ सकता है, प्रोड्यूसर में फाइटोप्लैंक्टन भी आ सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि किस इकोसिस्टम की बात हो रही है। 41 कह रहा है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ, तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में कौन आ जाएगा? तो प्रोड्यूसर को खाने वाले कौन? हर्बीवोर, हर्बीवोर आ जाएंगे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, हर्बीवोर बहुत सारे हो सकते हैं वो आपको पता है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ट्रॉफिक लेवल इज। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मास होता है किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे, उस मास को क्या कहते हैं, उसको स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी यूनिट अगर देखिए, इसको बायोमास भी ऐसे कहा जा सकता था। इसकी यूनिट ग्राम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बायोमास में भी निकाला जा सकता है और साथ ही साथ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म से भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है स्टैंडिंग क्रॉप को। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बायो मैग्निफिकेशन गलत है और ह्यूमिफिकेशन भी गलत है। बता ही दिया था ह्यूमिफिकेशन क्या होता है। बायो मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जा रहे हैं और मान लीजिए यहाँ पे डीडीटी आ गया था इस वाले ट्रॉफिक लेवल में, तो धीरे धीरे करके वो एक्यूमुलेट होता चला जाएगा और वो अपना कंसेंट्रेशन आगे के ट्रॉफिक लेवल में बढ़ाता चला जाता है, वो बायो मैग्निफिकेशन होता है। हु प्रपोज्ड 10% लॉ। अब देखिए होता क्या, आपको बता दें। जैसे मान लीजिए ये आपका पिरामिड है और ये आपके अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स हैं। तो ये प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये टर्शरी कंज्यूमर है। मान लीजिए यहाँ पर 1000 जूल एनर्जी थी इसके पास में, तो 10% केवल ऊपर पहुंचेगी। अब 10% मतलब कितना हो जाएगा, एक जीरो कम कर दिया, 100 जूल यहाँ पहुंचेगी। फिर यहाँ कितनी पहुंचेगी, 10 जूल पहुंचेगी। यहाँ कितनी पहुंचेगी, 1 जूल पहुंचेगी। इसी को 10% लॉ कहते हैं। तो ये लिंडमैन ने दिया था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो 90% जो होती है वो हीट के फॉर्म में, ठीक है, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, उस प्रोसेस के दौरान सब उड़ जाती, गायब हो जाती है। अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, 10% लॉ के हिसाब से आपको बताना है क्या होता है। तो 90% एनर्जी नहीं ट्रांसफर होती है, केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। 90% एनर्जी जो रहती है वो लॉस रहती है। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे कोई भी फूड चेन होगी तो वो 3 से 5 लेवल तक ही जाती है। मतलब टर्शरी कंज्यूमर के बाद बहुत ही मुश्किल है कि कोई दूसरा आपको कंज्यूमर देखने को मिले। 45th कह रहा है इकोलॉजिकल पिरामिड्स रिप्रेजेंट। अभी जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं क्या रिप्रेजेंट करते हैं, केवल पॉपुलेशन को नहीं, बायोमास को केवल नहीं, एनर्जी भी केवल नहीं, नंबर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बायोमास को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनर्जी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा एक चीज और पूछी जाती है कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड है कि बताया किसने था, कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो इसका नाम याद रखिएगा, चार्ल्स एल्टन थे। ठीक है, चार्ल्स एल्टन ने ये इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट बताया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहता है, ऊपर की ओर रहता है, क्योंकि कंटिन्यूअस फ्लो नीचे से ऊपर होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, इसी वजह से अपराइट रहेगा। ठीक है, ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है, हमेशा क्या रहता है, अपराइट रहता है। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली। तो बायोमास में अगर आप देखेंगे तो बायोमास में क्या होता है, इन्वर्टेड आपको इस तरीके का देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो है फाइटोप्लैंक्टन है। अब फाइटोप्लैंक्टन होते ज्यादा है लेकिन इनका जो मास होता है ये कम होता है। इसके बाद मान लीजिए जू प्लैंक्टन होंगे, इनका मास थोड़ा सा फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा होगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे छोटी छोटी फिशेज होंगी, इनका मास जू प्लैंक्टन से ज्यादा, फिर लार्ज फिशेज होंगी, इनका मास बहुत ज्यादा होगा। तो ये जो है ये इन्वर्टेड कहलाता है। ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड आपको देखने को मिलता है इस केस में। पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ट्री सिस्टम, ट्री इकोसिस्टम इज। देखिए पिरामिड ऑफ नंबर की अगर बात करी जाए वो भी ट्री इकोसिस्टम में ये कैसा होता है पूछा गया आपसे। तो ये भी अगर आप देखेंगे इन्वर्टेड आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, ये भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये ट्री है, अब ट्री एक ही है, तो यहाँ पे 1 नंबर हो गया है, सबसे नीचे आया, प्रोड्यूसर था। इसके बाद मान लीजिए कुछ चींटियां हैं या कुछ छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स आप देखेंगे इस पे रहते हैं। फिर आप देखेंगे और थोड़े थोड़े बड़े ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो इसको फीड कर रहे होंगे, वो और ज्यादा नंबर में होंगे। फिर कुछ बर्ड्स होंगी। ठीक है, मतलब अलग अलग चीजें होंगी, ऐसे आप समझ सकते हैं कि सबसे ऊपर जो होगा वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। बर्ड जरूरी नहीं हो, कुछ और हो सकता है जो उसको खा रहा हो। तो इस वजह से इसको हम लोग इन्वर्टेड में ही रखते हैं। ठीक है, तो जैसे आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे कुछ पैरासाइट्स हो गए। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इंसेक्ट्स हो गई और यहाँ पे क्या हो गए, बर्ड्स हो गए। तो बर्ड्स, इंसेक्ट, पैरासाइट्स ऐसे पूरा पूरा आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, इस केस को थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, द गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल एग्जांपल इज। अब गैसियस साइकिल का एग्जांपल क्या क्या होता है, तो नाइट्रोजन साइकिल हो सकती है, ऑक्सीजन साइकिल हो सकती है, कार्बन साइकिल हो सकती है। कार्बन साइकिल का मतलब मेनली CO2 साइकिल होती है। तो यहाँ पर कार्बन साइकिल बिल्कुल सही है। कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं ये आपके सेडिमेंट्री साइकिल में आएंगे। किस में आएंगे, सेडिमेंट्री साइकिल में आएंगे, इसमें नहीं आएंगे ये। ठीक है, तो मेनली आगे बढ़ते हैं,
हो गया, वैसे में इसमें इतना ही एक्सप्लेनेशन और कुछ खास नहीं है। सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल एग्जांपल इज, तो सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल का एग्जांपल क्या है? ये दो तो नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, ये तीनों के तीनों किसके हैं? गैसियस साइकिल के एग्जांपल है। फास्फोरस हो गया, ठीक है, तो फास्फोरस जो है वो किसका एग्जांपल हो जाएगा? सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही स्लो साइकिल्स होती हैं, बात याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेनली ये जो फास्फोरस होता है, ये या फास्फोरस जो है वो किसका रिजर्व, मतलब मेन रिजर्वायर जो है ये कहाँ पे आपको फास्फोरस देखने को मिलता है? रॉक्स में और सेडिमेंट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 50 एमसीक्यूज थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी चैप्टर्स के एमसीक्यूज हैं जो हम लोग ने क्लास 12 बायोलॉजी के पूरे प्लेलिस्ट में लगाए हैं, सारे चैप्टर्स, उसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।